बिहार के चुनाव में प्याज ने तड़का लगा दिया। तड़का भी इतना बेहतरीन लगा दिया कि तेजस्वी यादव गले में प्याज की माला डाल के घूम रहे थे। जब किसान आलू खेत में से निकाल के खेत में ही सड़ाता है तो यहाँ खाद तो बने। जब लहसुन उगाने वाला किसान आत्महत्या करता है तब सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। कुछ नहीं करना भी एक काम है। कल उसको भी आप एम्प्लॉयमेंट बोलोगे तो हम दावे के साथ कह सकता है पूरे विश्व में भारत ऐसा अकेला देश है जहाँ 100% रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं। क्योंकि भिखारी भी भीख मांगता है तो काम तो करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। बोलता है तो तोलता है, तोलता है तो कई दुखी होते हैं, कई खुश होते हैं। मेरा अपना प्रयास रहता है कि आम आदमी के सवाल उठाऊं और सवाल सत्ता में जो है उनको पूछना पड़ेंगे, क्योंकि सत्ता में वो है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एक किसी या भाजपा के खिलाफ ही बोलते हो। सवाल ये है कि दुर्भाग्य है कि भाजपा सत्ता में है तो सवाल सत्ता से होगा, विपक्ष से नहीं। क्योंकि विपक्ष का काम विपक्ष करे ना करे, पत्रकारों को अपना काम करना चाहिए। समाज के जो इश्यूज़ है उठाने पड़ेंगे। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार के चुनाव में प्याज ने तड़का लगा दिया। तड़का भी इतना बेहतरीन लगा दिया कि तेजस्वी यादव गले में प्याज की माला डाल के घूम रहे थे। मुझे याद है ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी का शगुफा हुआ करता था, क्योंकि सालों विपक्ष में रहते थे और प्याज के चक्कर में कई बार सरकारें गिरी, ये भी हमने सुना है। तो प्याज की कीमत कम ज़्यादा होती है और यदि चुनाव उसके बीच में आता है तो सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे देश में प्याज की कीमत नवरात्र में, जनरली ये कहावत है कि नवरात्र में हिंदू समाज के लोग प्याज लहसुन से दूर रहते हैं। ऐसे में फ्रूट्स और बाकी चीज़ों की तो कीमतें बढ़ती है। सिंगाड़े जैसी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती है, क्योंकि वो फरियाली चीज़ मानी जाती है। लेकिन इस बार नवरात्र में भी प्याज 70-80 के नीचे था नहीं। बेंगलोर में प्याज आज 100 रुपये किलो बिका है, कई जगह 70 रुपये, कई जगह 80 रुपये। प्याज 70 से नीचे आने को तैयार नहीं। और प्याज एक ऐसी चीज़ है, गरीब से गरीब और बड़े से बड़ा आदमी जिसको प्याज खाने की आदत है वो प्याज से के बगैर रह नहीं सकता। प्याज की अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी है। कोरोना के समय में यदि आप प्याज लेके नहीं आओगे तो फिर होगा कैसा? सवाल ये है कि प्याज गरीब के हाथ के बाहर कैसा चला गया, क्यों चला गया? और बार बार यदि केंद्र में जो सरकार है, पिछले बार 2005 से लेके 2015 तक, 2014 से लेके 2019 तक, 2019 से लेके अब फिर 5 साल के लिए सरकार आई है। सरकार लगातार ये बात करती आ रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। होता क्या है? प्याज की राजनीति क्या है? प्याज का मिसमैनेजमेंट कहाँ है? प्याज के साथ साथ जो आलू है, आलू भी आज सेब के बराबर हो गया है। यानी एप्पल और पोटैटो एक कीमत हो गई है। लेकिन पोटैटो का काम पोटैटो करता है, एप्पल का काम एप्पल करता है। आप एक एप्पल दिन में खा सकते हो, लेकिन एप्पल की सब्जी बना नहीं सकते, एप्पल का पराठा बना नहीं सकते, एप्पल का केक बनता है जो हमारे यहाँ लोग जनरली बड़े लोग खाते हैं। आम आदमी, आलू यह आम आदमी का खाना है। जब भी सब्जियां महंगी होती है, क्योंकि सारी सब्जियां यदि दिल्ली में बात करें तो 60 रुपये रिटेल में, 60 रुपये 70 रुपये किलो है। ऐसे में आलू यदि 20, 22, 25 रुपये किलो मिलता है तो किसान को या उपभोक्ता को कहीं ना कहीं उससे एक मदद मिलती है। लेकिन इस बार आलू भी बहुत ऊपर चला गया। प्याज तो मैंने बोला 100 सैकड़ा मार दिया प्याज ने। होता क्या है? जब प्याज की क्रॉप आई मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में, तब प्याज की स्थिति ऐसी थी कि ये सुन के ताज्जुब लगेगा। और जब ये स्टोरी मैंने की एक पोर्टल के लिए, ऑडियो विजुअल मतलब एक वीडियो बनाया, तो एक केंद्रीय मंत्री ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? तो मैंने कहा कि मैं आपको उस किसान का नंबर देता हूं, आप उससे बात क्यों नहीं करते? और मैंने उस किसान का नंबर दिया। वो खबर ये थी कि एक किसान मंडी में प्याज लेके आया खेत से। होता क्या है, जब किसान मंडी में प्याज लेके आता है तो किसान गांव में रहता है, उसका शहर से उतना ही ताल्लुक होता है कि जब अपना माल उपज बेचने जाता है या कुछ खरीदी करने जाता है। तो जो अड़तिया होता है जो मंडी में बैठा है, जो मंडी में उसके माल का नीलाम करेगा, जो मंडी में उसका माल बिकवाएगा, उससे उसने फ़ोन करके बोला कि मेरा प्याज निकल गया है। तो उसने उसके लिए माल ढोने के लिए एक ट्रॉली भी भेजी, मतलब एक छोटा ट्रक भेजा। ट्रक में उसने अपने घर वालों की मदद से
प्याज जो है उस छोटे ट्रक में डाला। प्याज लेके वो ट्रक के साथ और अपने बेटे के साथ मंडी आया। रास्ते में वो बेटे को कई चीज़ें बता रहा था कि आज पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए ये भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा। घर में सबकी डिमांड थी कि अब ये प्याज बिकने के बाद हमें कुछ पैसा मिलेगा तो मेरे लिए ये ले आना, बहुत दिन से ये चीज़ आई नहीं घर पे, वो भी चीज़ लानी है। वो सारे मंसूबे के साथ वो नासिक के प्याज मंडी में पहुंचता है। पहुंचने के बाद प्याज उतारा जाता है हमाले के पैसे। प्याज अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है छोटे बड़े ग्रेडेशन में, उसके पैसे। फिर प्याज तुलता है तो तुलाई के पैसे। और उसके बाद उसको जो प्याज की कीमत मिली 1 रुपया 20 पैसे और एक लॉट की कीमत 1 रुपया 55 पैसे। उसकी जो टोटल आमदनी हुई, उसने कहा कि इतने कम रेट कैसे, तो उसको बोला गया मार्केट में रेट ही ये है, इससे ज़्यादा मिल नहीं सकते। बड़े मायूस होके उसने वो रेट भी एक्सेप्ट कर लिए। कहाँ हज़ारों में मिलना था, सैकड़ों में पैसा लेने के लिए। जब वो अड़तिया के पास गया तो अड़तिया ने उसको बिल थमा दिया कि आपको 800 रुपये खुद और देने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्याज उसने बेचा था उसकी कीमत, ट्रक का भाड़ा, हमाली, ग्रेडेशन वालों का पैसा, तुलाई, ये सब जोड़ के भी जब ये सब खर्चे जुड़े तो उसकी आमदनी से ज़्यादा हो गए 800 रुपये। उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं बेच सकता, तो उन्होंने कहा कि प्याज वापस ले जाओ, फिर हमारी लगेगी चढ़ाने में, क्योंकि अब आप शहर में हो। उसके बाद ट्रक का भाड़ा भी लगेगा घर जाके, और घर जाके वो प्याज रखेगा कहाँ, क्योंकि प्याज खराब होता है। नीचे मुंडी करके, क्योंकि मंडी में हमेशा उसको काम पड़ेगा। उसको मालूम था इस साल नहीं तो अगले साल फिर इसी मंडी में आना है। नीचे मुंडी करके वो चला गया मार्केट में जो उसके पास कुछ चीज़ थी वो गिरवी रख के उसने कुछ पैसा लिया और उस पैसे से वो उधारी चुकाई, जो उसकी बदकिस्मती में मानता हूँ। तो निगेटिव प्राइसिंग में जब प्रोड्यूस बिकता है और वही प्याज आज 100 रुपये किलो बिक रहा है, जिम्मेदार कौन? यही हालत हमारे यहां लहसुन की हुई। वसुंधरा की सरकार थी, कोटा से लेके जो पूरा बेल्ट है गार्लिक का, लहसुन का, वहां जब किसान ने लहसुन बोया तो 72 रुपये किलो था। अब जब किसान का लहसुन मार्केट में आता है तो मात्र 2.5 रुपये प्रति किलो बिकता है। 15 लाख क्विंटल का फसल थी लहसुन की। वसुंधरा ने 31 रुपये 35 पैसे ये प्राइस किसानों के लिए घोषित की। 1 लाख क्विंटल खरीद पाई, उसके बाद सरकार के पास पैसा नहीं था। बाकी किसान लहसुन की तरफ देखता था, मार्केट में बेच नहीं पाता क्योंकि कीमत नहीं है। और लहसुन की खासियत है कि हर रोज वो खोता है, वो सूखता है, उसका वजन कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। कई किसानों ने आत्महत्या की। हमने वो भी दिन देखे हैं जब किसानों ने टमाटर और आलू रोड पे फेंक दिए। भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है सब्जियां और फ्रूट्स उगाने वाला देश, लेकिन भारत में 40 से 45% सब्जियां सड़ जाती है। सारी चीजें हम का निचोड़ निकालें तो हमारे यहां भंडारण नहीं है, और भंडारण की स्थिति यह है कि कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी हमारे यहाँ 2% 3% से भी नहीं बढ़ती। और मुझे ताज्जुब लगता है जब अकाली दल की मंत्री ने केंद्र से इस्तीफा दिया कि किसानों के जो किसान के लेके जो 3 कानून पास हुए लोकसभा में वो किसान विरोधी है, इस नाम पे जब मोहतरमा ने इस्तीफा दिया कैबिनेट से, तो मुझे एक सवाल बहुत झंझोड़ता है कि मोदी के पहले टेन्योर में, मोदी 1 में, वो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की मंत्री थी, और फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में बहुत सारा फंड था कोल्ड स्टोरेज बनाने का। वो फंड लैप्स हो गया और मंत्रालय कोल्ड स्टोरेज बना नहीं पाया, या जो सब्सिडी देनी थी बनाने वालों को वो दे नहीं पाया। जब इसका कारण मैंने किसी अधिकारी को पूछा तो कहा सब भ्रष्टाचार है, कमीशन ही तय नहीं हो पाया 5 साल में, इसलिए पैसा दिया नहीं गया। बार बार हम कहते कि भ्रष्टाचार नहीं होता है,
ये भ्रष्टाचार नहीं, ये किसानों के साथ व्यभिचार है यदि आपने कोल्ड स्टोरेज इस देश में बनने नहीं दिए। आज किसान जब 1 रुपया 20 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे प्याज फिकवाता है, जब किसान आलू खेत में से निकाल के खेत में ही सड़ाता है, तो हम यहाँ खाद तो बने। जब लहसुन उगाने वाला किसान आत्महत्या करता है, तब सरकार की कान पे जू नहीं रेंगती। लेकिन जब उपभोक्ता कहता है कि 100 रुपये प्याज हो गया, तो फिर 1 लाख टन प्याज सरकार आयात करने की बात करती है। आलू भी आयात होना शुरू हो गया है, 10,000 टन आलू भूटान से आ भी गया है। सरकार ने जो इंपोर्ट ड्यूटी थी आलू प्याज पे 30%, उसको घटा के 10% की है और कोटा जारी किया है। मैं आपको बता दूं, मेरे 25 साल के दिल्ली के वास्तव्य में मैंने हमेशा देखा, जब शक्कर की खेल होता है और शक्कर का आयात होता है, जब आलू का आयात होता है, प्याज का आयात होता है, देश में गिनी चुनी 4-5 कंपनी है, 4-5 लोग हैं, वही आयात करते हैं और वही निर्यात करते हैं, मुनाफा वही कमाते हैं। हमारे यहाँ मंत्रालय है, उपभोक्ता मंत्रालय, रामविलास पासवान जी वो देखते थे, अभी स्वर्गवासी हो गए, अभी पीयूष गोयल देख रहे हैं। रामविलास पासवान ने कि मंत्रालय ने सरकार को आगाह किया था कि इस बार प्याज की फसल कमजोर हुई है। पिछले 3 साल के अनुपात में इस बार प्याज की फसल कम हुई है, इसलिए प्याज निर्यात ना हो। लेकिन सरकार के मंत्रालय द्वारा ये इंगित करने के बाद भी हमारे देश ने 1,10,000 टन प्याज बाहर निर्यात किया। आज हम 10 लाख टन प्याज आयात करने की बात करते हैं। समझ के परे है ये खेल किस लिए है, किसके लिए है। फिर हम हमारे संविधान को देखते हुए ये क्यों कहे, ये जनता की जनता के लिए, जनता द्वारा चलाई गई सरकार है। क्या ये हम माने कि उद्योगपतियों की, जनता को मूर्ख बना के कुछ लोगों द्वारा चल रही सरकार है। देश आजाद होकर आज 75 साल के पास हम जा रहे हैं। इसके बावजूद यदि कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी इस कृषि प्रधान देश में नहीं हो सकती ज्यादा, तो डूब मरना चाहिए हमारे यहाँ। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, चंद्रयान की बात करते हैं, मंगलयान की बात करते हैं, वो सब किस लिए है? मंगलयान पे टालियां पड़ सकती है, लेकिन सीना चौड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सीना चौड़ा करने के लिए पेट में कुछ अन्न जाना चाहिए। जो किसान अपनी फसल निगेटिव प्राइसिंग में बेचता है, फसल के साथ पैसे देके आता है, वो खाएगा क्या और उसका सीना चौड़ा क्या होगा? लेकिन जब हम किसान की बात करेंगे तो मंगलयान का दुहाई दी जाएगी। जब हम प्याज आयात क्यों हो रहा है, इससे किसानों का नुकसान होगा। किसान का प्याज तब निर्यात क्यों किया जब देश में प्याज की कमतरता थी। जब हम ये बात करेंगे तो हमको ये बताया जाएगा कि पीपीई किट जो है उसमें हमने आत्मनिर्भरता हासिल की है। मास्क और पीपीई किट में निर्भरता हासिल करना ये हास्यास्पद बात है। ये सिलाई मशीन का काम है। हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में इतने सारे लोग दिल्ली और बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस में फैब्रिकेशन का काम करते हैं। यदि अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो पूरे विश्व को सप्लाई करने के लिए मास्क और पीपीई किट बना सकता है। सिलाई मशीन के काम को आप ये कहते हो कि आपने बहुत बड़ी बात की, और इस सरकार से अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि जब पकोड़े तलने वालों के लिए भी आप रोजगार बोलते हो और हमने एम्प्लॉयमेंट दी बोलते हैं, तो मैंने पहले ये भी कहा कि जो कुछ नहीं करते वो कुछ तो करते हैं। कुछ नहीं करना भी एक काम है। कल उसको भी आप एम्प्लॉयमेंट बोलोगे तो हम दावे के साथ कह सकता है पूरे विश्व में भारत ऐसा अकेला देश है जहाँ 100% रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं। क्योंकि भिखारी भी भीख मांगता है तो काम तो करता है। सरकार अपनी परिभाषाएं बदलता है जब विफलता का सामना करता है, आंकड़े बदलता है, आंकड़ों के साथ खेलता है। लेकिन आप आंकड़ों के साथ खेलिए, आप मन की बात, तन की बात, धन की बात चाहे वो करिए, कितने भी आशावाद आप बनाइए, कितने भी बड़े सपने और बड़े लॉलीपॉप दे दीजिए, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जिस किसान ने 1 रुपये 25 पैसे प्याज बेचा, आज वो प्याज उपभोक्ता को 100 रुपये किलो खरीदना पड़ रहा है। ये वस्तुस्थिति है, इससे नाकारा नहीं जाता।
हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज की सख्त ज़रूरत है। यदि कोल्ड स्टोरेज हो तो हमारे देश में किसान अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है, उसको फैसिलिटी देनी चाहिए। एमएसपी की बात करते हैं क्यों प्याज पे, मैं सैल्यूट करता हूं केरल को। केरल ऐसा पहला राज्य है इस देश में जिसने सब्जियों की भी एमएसपी घोषित कर दी है। और मैं तो हमेशा कहता हूं एमएसपी तो एक छलावा है। मैं सैल्यूट करता हूं पंजाब और राजस्थान सरकार को, कम से कम एमएसपी को उन्होंने कानूनन बनाया। जो एमएसपी के नीचे खरीदेगा वो जेल जाएगा 5 साल के लिए। तो कम से कम किसान को बाहर भी माल बेचना पड़े तो कम से कम किसान को एमएसपी की एक गारंटी तो है। लेकिन मैं इस बात को भी जो होने वाला है वो भी बताऊंगा मैं। किसान जब एमएसपी पे माल बेचने जाएगा और जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा तो किसान एमएसपी के नीचे माल बेचेगा। उसको चेक जो है खरीदने वाला एमएसपी का देगा और किसान उस चेक को कैश करके अपना पैसा वापस करेगा। ये विधा हो जाएगी, क्योंकि जब तक सरकार नहीं खरीदती तब तक किसान को न्याय नहीं मिलता। और सरकार तब खरीदती है जब मंडी में माल नहीं होता। जब मंडी में माल होता है तो सरकार खरीदने के लिए बारदाना ढूंढती है। खरीदने के लिए सरकार फिर पैसा, और अभी एफसीआई का अभी परचेसिंग चालू हो गया, अधिकारी आएंगे, ब्रांच खुलेगी, अभी लोग आएंगे, ये करेंगे, इसमें 2-2, 3-3 महीने निकल जाते हैं। और किसान जो हैंड टू माउथ होता है, किसान की इकोनॉमी इतनी फ्रजाइल है, इतनी कमज़ोर होती है बेचारे की, कि वो जब माल उपज निकलता है उसके बाद उसको तुरंत बेचना होता है। एक तो भंडारण की जगह नहीं होती उसमें। मैं जानता हूं, मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। मैं उस जिले से आता हूं जहां सबसे ज़्यादा कॉटन होता है और सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है, यवतमाल महाराष्ट्र का। जब कपास की फसल घर आती है तो मैंने देखा कि मेरे मामा, चाचा, मेरे नाना, मेरे ताऊ, इनके यहां बैठने की जगह नहीं होती, क्योंकि पूरे घर में कपास ठूसा रहता है। क्या ड्राइंग रूम, क्या बेडरूम और क्या किचन छोड़ के सारे घर में। और उसके बाद भी 24 घंटे आपको रहना पड़ता है विजिलेंस, क्योंकि कपास जल्दी आग पकड़ता है। खाना बनाते समय कोई चीज़ यदि चली जाए वहाँ पे, क्योंकि लकड़ी पे खाना बनता है। लालटेन पे रहने वाले लोगों को बहुत रात भर डरना पड़ता है, कहीं चूहा लालटेन यदि गिरा देगा तो कपास में आग लग जाएंगी तो बर्बाद हो जाएगी। और फिर जब तक घर का कपास मार्केट में नहीं बिकेगा तब तक दूसरा कपास घर में नहीं आएगा। यही बात अरहर की है, यही बात ज्वार की है, यही बात गेहूं की है, यही बात, क्योंकि किसान का घर 3 बेडरूम का, 4 बेडरूम का नहीं होता। एक बड़ा बेडरूम होता है, एक बड़ा वही हॉल होता है, सब इकट्ठा सोते हैं रात को। दुर्भाग्य है कि हमारे सत्ताधीशों को ग्रामीण क्षेत्र की नब्ज का पता ही नहीं। और एक साइकिल होती है हमारे यहाँ, कम से कम मैं जब से समझने लगा हूँ तब से मैं हर 2 साल में एक साइकिल देखता हूँ कि फिर प्याज महंगा होता है, फिर प्याज फेंका जाता है, फिर प्याज महंगा होता है, फिर प्याज फेंका जाता है, फिर लहसुन महंगा होता है, फिर लहसुन फेंका जाता है, फिर टमाटर महंगा होता है, टमाटर फेंका जाता है, आलू फेंका जाता है, आलू महंगा होता है। और इस लगातार चक्र से हम चलते रहते हैं। पहले आलू प्याज को लेके कम से कम व्यापारियों में एक डर था, लेकिन किसान के लिए तथाकथित पास हुए ये थी पार्लियामेंट के 3 बिल जिन्होंने स्टॉक लिमिट ही खत्म कर दी, तो चोरों को लाइसेंस दिया चोरी करने का। वो भी एक कारण है कि प्याज 100 रुपये चला गया है। फिर आपने तुरंत प्याज के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी है। जब तक ये स्टॉक लिमिट की सर्कुलर जाते और जब तक इस पे एक्शन हो जाती तब तक प्याज बिक चुका होगा 100 रुपये किलो, क्योंकि खाने वाले रुकते नहीं। हमारी वित्त मंत्री इतनी महान है कि जब प्याज के बारे में बात की तो उन्होंने एक बार कहा, पिछली बार जब प्याज ऐसे ही ऊपर चला गया तो उन्होंने कहा मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ। यदि किसी ने कहा कि दलितों पे अत्याचार हो गए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कल मंत्री ये कहेगा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मुझे क्या मतलब है दलितों से। कल किसी ने कहा कि मुसलमान इस देश के प्रताड़ित होते तो कहेंगे मैं हम हिंदू हैं, हमें क्या मतलब है। वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती, लेकिन वित्त मंत्री उन पैसों को जरूर गिनती है जो प्याज के ट्रेडिंग से जीएसटी में जमा होता है।
फिर वित्त मंत्री को जीएसटी में जो प्याज का पैसा आता है उससे भी परे होना चाहिए। ये हो नहीं सकता। प्याज से जो मिलता है वो मेरा मेरा, और प्याज से तकलीफ आई तो हम प्याज नहीं खाते। हास्यास्पद है जब हमारे नेता ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर मैं वित्त मंत्री को भी छोड़ देता हूं क्योंकि मुझ पे दया आती है। रबर स्टैंप की तरह काम करती है बेचारी। जितना उसको बताया जाता है वही होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वित्त मंत्रालय, अब तो जब से शाह साहब की तबीयत ठीक नहीं तब से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सारे बड़े मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के घर से चलते हैं। मुझे याद है यूपीए सरकार के टाइम पे नरेंद्र मोदी हमेशा कहते थे कि इस सरकार को पैरालिसिस हो गई है, एक मंत्रालय का दूसरे मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक मंत्रालय कुछ कहता है, दूसरा मंत्रालय कुछ कहता है, और वस्तु स्थिति थी। वो सत्ता में आने के बाद भी स्थितियां सुधरी नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता मंत्रालय कहता था कि प्याज की कमी है, प्याज कीमतें बढ़ेगी, सरकार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है, वाणिज्य मंत्रालय, वो लगातार एक्सपोर्ट करते जा रहा था, उसको कोई मतलब नहीं था। ये पैरालिसिस है। जो यूपीए में था वो एनडीए में था, क्योंकि इसमें ना मोदी की गलती है, ना मैं वहाँ पे मनमोहन सिंह की गलती मानता हूँ, क्योंकि सरकार आखिर में दलाल ही चलाते हैं, और जब दलाल सरकार चलाते हैं तो अपने दलाली के लिए चलाते हैं। और दलाल जब दलाली लेता है तो उसे अपने दलाली से मतलब होता है, बेचने वाला क्या बेच रहा है और खरीदने वाला क्या खरीद रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए 100 रुपये का प्याज हमारे दलालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.25 रुपये में जब प्याज बिकती है तब भी हमारे दलालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दलालों को फर्क पड़ता है जब उनकी दलाली उनके पास नहीं आती। ये स्थिति है। ये बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं, क्योंकि प्याज मैं भी खाता हूं, आलू मैं भी खाता हूं, और प्याज और आलू उगाने वाले और कोई नहीं है तो मेरे अपने भाई हैं। सरकार आलू प्याज की बात बिहार इलेक्शन में नहीं करती। सरकार पुलवामा की बात करती है। जब पाकिस्तान का एक मंत्री पार्लियामेंट में ये कहता है कि पुलवामा हमने करवाया, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर टूट पड़ा, मानो सारा विपक्ष पाकिस्तानी हो गया। विपक्ष ने कभी पुलवामा पे सवाल नहीं उठाए। एक जो सवाल तब से उठते आ रहे हैं, मीडिया उठाता है, हम उठाते आ रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास जवाब नहीं। यदि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे आतंकवादी कैंपों की आपके पास खबर है, आपके पास मैप है, और आप एयर स्ट्राइक करके बिल्कुल वहां पे आतंकवादियों के शिविर ध्वस्त करते हो, तो फिर पुलवामा के लिए श्रीनगर के अंदर इतना आरडीएक्स आता है, विस्फोटक आता है, वो आता कैसे है? इंटेलिजेंस कैसे फेल होता है? पठानकोट में हमला होता है, इंटेलिजेंस कैसा फेल होता है? इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है, जब भी पूछो तो इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। पठानकोट की इंक्वायरी का क्या हुआ, पुलवामा की इंक्वायरी का क्या हुआ? सालों निकल जाते हैं, अभी तक नहीं पता पाता कि हमारी इंटेलिजेंस क्यों खराब हो गया। चाइना अंदर तक घुस गया, फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आके ब्लॉक कर गया। इंटेलिजेंस इनपुट था, सरकार को पता नहीं था। हमारे सरकार के पास इनपुट ही नहीं आता, और आता है तो उनको समझने की स्थिति में नहीं रहते। इनपुट उपभोक्ता मंत्रालय से आया था कि प्याज की कम पैदावार हो गई है, प्याज महंगा होगा, प्याज निर्यात नहीं करना चाहिए। सरकार को समझ में नहीं आया। यह वस्तुस्थिति है। इंटेलिजेंस फेल्यूर ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है, और इंटेलिजेंस फेल्यूर में मैं फीडबैक भी मानता हूं। मंत्रालय से आने वाला फीडबैक भी वो इंटेलिजेंट इनपुट ही होता है। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री को प्याज और आलू पे बोलते हुए नहीं देखा, महंगाई पे बोलते हुए नहीं देखा। कोविड के चक्कर में वैसे ही लोगों की इनकम आधी हो चुकी है, इकोनॉमी नीचे की तरफ है। आप भले ही कहते हो कि जीएसटी 1 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, लेकिन ये सरकार आंकड़े किसी और को बता के मूर्ख बनाए। 1 लाख करोड़ का जीएसटी आपका तब हुआ क्योंकि इतने दिनों से बंद मार्केट जब खुला तो बाढ़ आई, खरीदने वालों की बाढ़ आई। जब बरसात में ज्यादा पानी होने से डैम टूटता है तो गांव के गांव बह जाते हैं। वो बरसात के कारण नहीं बहते,
वो डैम के टूटने के कारण बहते। ये डिमांड जो इस महीने एकदम बढ़ी, वो लॉकडाउन खुलने की वजह से बढ़ी, क्योंकि बहुत दिनों से लॉकडाउन था, कई लोग खरीदने के लिए तैयार थे, खरीद नहीं पा रहे थे। जब आपने मार्केट खोला तो एकदम खरीदने वाले टूट पड़े। क्या 1 लाख करोड़ आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कंसिस्टेंट रहेगा? क्योंकि जीएसटी जब से लागू हुआ तब से 7 या 8 बार 1 लाख करोड़ क्रॉस हुआ। जब तथाकथित इकोनॉमी बूमिंग पे थी, तथाकथित कहता हूं क्योंकि तब भी मार खाए हुए थे, ये वस्तु स्थिति है। और जब देश की सही स्थिति का आकलन करना देशद्रोह नहीं है, और यदि वो देशद्रोह है तो फिर मैं देशद्रोही हूं, क्योंकि मेरे अपनों की समस्या उठाना, ये वॉइस, हिंद वॉइस की, मैं सोचता हूं हमारा ये फिलॉसफी है। यदि हम समस्या नहीं उठाएंगे समाज की तो हमें पत्रकारिता में रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम भाट गान नहीं कर सकते। लोग सत्ता में सरकार को बिठाते हैं अच्छा काम करने के लिए। सरकार को काम अच्छा ही करना होता है, उसके सर्टिफिकेट जारी नहीं होते। सरकार गलत ट्रैक पे आए तो ये हमें इंगित करना होगा। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट जब अगले सप्ताह हम बात करेंगे तो शायद तब तक रिजल्ट आ चुके होंगे, या बिहार के तीनों फेज खत्म होंगे तो हम तब एग्जिट पोल पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज 28 सीटों पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के सरकार का भविष्य तय करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज लगता है कि बीजेपी की सरकार वहाँ टिकी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए 28 की 28 सीटें जीतनी है, वो मुश्किल सा लगता है। बाकी बिहार का नतीजा इस देश की राजनीति की दिशा तय करेगा, इतना पक्का। और यदि बिहार में नतीजे सत्ता पक्ष के खिलाफ चले गए तो फिर ये समझना होगा कि अब लोग मन की बात तन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लोग अब बातों से नहीं, क्रियान्वयन चाहते हैं। ये इंडिकेशन जाएगा, बहुत जल्दी होगा इस पे भाष्य करना। तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक रिजल्ट आएंगे। आज इतना ही, अगले सप्ताह फिर लेके आऊँगा कुछ खबरें, कुछ इश्यूज़, कुछ सवाल आपके, और जोर से पूछेंगे, ताकत से पूछेंगे, क्योंकि हिंद वॉइस की वो फिलॉसफी है। मैं अशोक वानखड़े बोल रहा हूँ। आज इतना ही, फिर आपके लिए मुंह का मांस निकाल के आपकी समस्याओं पे बोलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।